नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम सीटेट 7 जुलाई सीडीपी पेपर 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। इसका उत्तर है नंबर 3। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा यह नंबर 2, या सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें सही क्या है, इसको चुनना है। इसका सही उत्तर है नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन, आनुवंशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता और वातावरण। नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ, इसमें डैश दिया हुआ भरना है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पत्तिमूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 पर्यावरणीय कारक। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत होता है, हतोत्साहित नहीं करना होता है। यह नेगेटिव प्रश्न है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं, और ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न
प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अवसर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। नंबर 2, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सके। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें और छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो और छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो इसका सबसे सही सटीक उत्तर नंबर 4 है। यही सबसे सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नंबर 3 सही होगा। नंबर 3 है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 भावनात्मक विकास में। अगला प्रश्न है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सुविचार भी होगा, अनुकूलित भी होगा, विभेदित होगा, मानकीकृत नहीं होगा। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3। अगला प्रश्न है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है।
ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें चुनना है सही विकल्प कौन सा है। ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। उचित विकल्प है नंबर 2, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान प्रतिलेखन, ये तो सही है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये भी सही है। ग्राफिक सामग्री के अस्पर्शनीय तरीके, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है नंबर 2, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि। नंबर 2, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, खोज आधारित। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, ये भी गलत है। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण के को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक पुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। नंबर 2, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है।
स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों के विकास में चरण जैसे प्रगति पर ध्यान। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। संज्ञानात्मक क्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। प्रश्न है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सिखाना है? सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है। अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, ये तो बिल्कुल गलत है। और व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, पारस्परिक शिक्षण। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, एक गलत है। तो इसका विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, गलत है। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्क से भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की राजधानी है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? और भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। होगा नंबर 3, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ए और आर दोनों सही है।
ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका सही उत्तर है नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। वीडियो में हमने सीडीपी के 30 प्रश्नों के आंसर की को बता दिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। धन्यवाद।